नमस्कार। आसान कॉमर्स क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे 12th क्लास की बिजनेस स्टडी का चैप्टर 8 यानी कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग के फर्स्ट पार्ट में आज हम मीनिंग, इम्पोर्टेंस, लिमिटेशंस एंड प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग, इसके अलावा रिलेशनशिप बिटवीन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग को करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं मीनिंग ऑफ कंट्रोलिंग से। कंट्रोलिंग मैनेजमेंट का लास्ट का कार्य है। अब तक हमने मैनेजमेंट के 4 कार्य हम किए हैं, ये हमारा 5वां कार्य है। इससे पहले हमने प्लानिंग यानी हमें क्या करना है, कैसे कब करना है, कब करना है, उसकी प्लानिंग करना। उसके बाद उस प्लानिंग को पूरा करने के लिए हमें ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर खड़ा करना कि कौन मैनेजर होगा, कितने सुपरवाइजर होंगे, कौन किसको रिपोर्टिंग करेगा, किसका क्या काम होगा, ये डिसाइड कर लेना। उसके बाद में उन पदों पर नियुक्तियां करना जो कि हमारे स्टाफिंग के अंतर्गत आता है। इसके बाद में फिर लोगों को बताना कि आपको कैसे कार्य करना है, उनकी मोटिवेट करना, उनको सुपरविजन करना, कम्युनिकेट करना, लीडरशिप करना, ये हमने डायरेक्टिंग में पढ़े थे। अब बात आती है कंट्रोलिंग की। तो यानी कंट्रोलिंग क्या है, इसको देखिए किन शब्दों में हमने यहाँ पर डिफाइन किया है। इंश्योरिंग दैट एक्टिविटीज़, कि उन एक्टिविटीज़ को इंश्योर करना, किनको, इन एन ऑर्गेनाइजेशन आर परफॉर्म्ड एज पर प्लान्स, जो किसी ऑर्गेनाइजेशन में प्लान के अनुसार परफॉर्म करती हैं। यानी हमें जो एक्टिविटी करनी है, ये अगर कंट्रोलिंग को हम सिंपल भाषा में देखें तो प्लान के अनुसार एक्टिविटीज करना, प्लान के अनुसार कार्य करना, ये हमारे क्या कहलाता है, कंट्रोलिंग करना कहलाता है। अब कंट्रोलिंग में हमें यही पूरा जो हमारी कोशिश जो रहती है, पूरी यही रहती है कि हम जो भी कार्य करें वो प्लान के अनुसार करें। अगर प्लान के अनुसार कार्य नहीं हो रहा तो इसका मतलब हमारी कंट्रोलिंग ठीक नहीं है। हमें कंट्रोलिंग पूरा फोकस इस पर करना है कि कैसे कोई भी कार्य हमारा जो प्लान बनाई गई है उसके अनुसार हमारी परफॉर्मेंस हो। एंड और इसके अलावा और क्या, रिसोर्सेज आर बीइंग यूज इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। जो हमारे पास में रिसोर्सेज हैं, मैन, मटेरियल, मशीन, जो भी हमारे प्रोडक्शन के जो हमारे रिसोर्सेज हैं, उनकी इफेक्टिवली और एफिशिएंटली उनको यूज करना। किस लिए, फॉर द अचीवमेंट ऑफ प्री डिटरमाइंड गोल्स, जो हमारे पहले से निर्धारित जो हमारे लक्ष्य हैं, गोल्स हैं, उनको अचीव करने के लिए। इस तरीके से हमारा कंट्रोलिंग हमारा क्या हो जाता है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में प्लान के अनुसार परफॉर्म करना और अपने रिसोर्सेज को इफेक्टिवली और एफिशिएंटली उनका यूज करना, जिससे कि हम अपने जो प्री डिटरमाइंड हमारे गोल हैं उनको हम प्राप्त कर सकें। तो ये हमारा कंट्रोलिंग हो जाता है। अब कंट्रोलिंग की इसी मीनिंग के बाद में अब हम देखते हैं इसके हमारे क्या करेक्टरिस्टिक्स हमारी क्या हैं। तो ये क्या है, मीनिंग में से ही हमारी क्या करेक्टरिस्टिक्स निकल करके आती हैं। ये हम पहले भी समझा चुके हैं। किसी चीज़ के आप जब मीनिंग कर लेंगे तो उसमें से हमारी करेक्टरिस्टिक्स बनती हैं। तो पहली हमारी क्या है, ये फंडामेंटल मैनेजमेंट फंक्शन, कि जैसे कंट्रोल हमारे मैनेजमेंट के 5 फंक्शन है, प्लानिंग है, ऑर्गेनाइजिंग है, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। तो ये कंट्रोलिंग भी हमारा एक फंडामेंटल फंक्शन है मैनेजमेंट का। एसेंशियल फॉर एवरी मैनेजर, तो ये हर मैनेजर के लिए ज़रूरी भी है कि हर मैनेजर ये चीज़ देखता रहे कि उसका जो कार्य है वो प्लान के अनुसार हो रहा है या नहीं हो रहा। तो ये ऐसा नहीं है कोई एक ही मैनेजर इसे करेगा, ऊपर से नीचे तक के, टॉप लेवल के हो, मिडल लेवल के हो, लोअर लेवल के हो, सभी मैनेजमेंट का ये मुख्य कर्तव्य बनता है कि वो ये चीज़ देखे कि उसके जो भी एक्टिविटीज़ हो रही हैं, जो उसके अंडर में जो सबॉर्डिनेट्स हैं, जो उसका कार्य कर रहे हैं, वो प्लान के अनुसार कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अगर प्लान के अनुसार नहीं करते हैं तुरंत करेक्टिव एक्शन हमें वहाँ पर लेना होता है। नेक्स्ट है इसकी कंटिन्यूस प्रोसेस। अब कंट्रोलिंग भी हमने अब तक जितने भी फंक्शन किए सभी में ये पॉइंट तो हमने शायद सभी में लिखा होगा कि कंटिन्यूस प्रोसेस, चाहे प्लानिंग की हो, ऑर्गेनाइजिंग की हो, स्टाफिंग की हो, डायरेक्टिंग की हो, ये सभी जो कार्य हैं ये भी हमारे कंटिन्यूस प्रोसेस लगातार चलते रहते हैं। ऐसा नहीं है कोई भी कार्य ऐसा नहीं है एक बार एक झटके में किया और वो काम खत्म। ये हमें इस तरह से कंट्रोलिंग भी है, ये भी हमेशा ये कार्य चलते रहने वाला कार्य है। कोई ऐसा नहीं है कि ये एक बार एक झटके में किया और ख़त्म, नहीं, ये हम हमेशा ही एक प्लान बनाएंगे, प्लान के अनुसार जो कार्य देखते रहेंगे, कार्य हो रहा है या नहीं हो रहा, अगर नहीं होता तो उसे करेक्टिव एक्शन लेंगे, उसे ठीक करते रहेंगे। तो ये हमारा कंट्रोलिंग कहलाता है, जो कि कंटिन्यूस प्रोसेस है।
रिलेटेड टू रिजल्ट्स, जो हमारा कंट्रोलिंग है ये रिजल्ट से रिलेटेड रहता है। अगर हमने रिजल्ट को अचीव किया है तो हमारा कंट्रोलिंग ठीक है, और अगर हम रिजल्ट को ठीक से प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं तो इसका मतलब हमारा कंट्रोलिंग जो प्रोसेस है वो ठीक नहीं है। हमें पूरा जो फोकस रहेगा जो हमारे रिजल्ट हैं उनको हमें देखना है कि जैसे रिजल्ट क्या वैसे आए जैसे कि हमने सोचा था, जैसे कि हमने प्लानिंग बनाई थी, क्या वैसे ही रिजल्ट आए हैं। अगर वैसे रिजल्ट नहीं आ रहे तो इसका मतलब कहीं गड़बड़ है, गड़बड़ कहाँ है उसको हमें दूर करना है। तो ये हमारे क्या हैं, ये चारों हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं किसकी, कंट्रोलिंग की। तो ये हमें जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ये मीनिंग को और थोड़ा ज़्यादा समझने में हमारी मदद करती है। मीनिंग में से निकलती है लेकिन मीनिंग और ज़्यादा इनसे क्लियर हो जाता है हमारा ये। अब आते हैं हम कंट्रोलिंग की इम्पोर्टेंस पर। आखिर कोई भी चीज़ हम करते हैं तो हर एक चीज़ की कोई इंपॉर्टेंस होती है, उसके कुछ बेनिफिट्स होते हैं, उसे करने के पीछे कुछ कारण होता है कि हम ऐसा क्यों करें, उसकी कुछ ज़रूरत होती है हमारी। तो इसमें हम देखेंगे कि हमारे इंपॉर्टेंस में क्या है। नंबर 1 पर पहला है ये अकम्प्लिश ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। इससे हमारे जो ऑर्गेनाइजेशन के गोल हैं वो प्राप्त होते हैं, उनको हम अचीव कर पाते हैं। दूसरा क्या है, जजिंग एक्यूरेसी ऑफ स्टैंडर्ड्स। कंट्रोलिंग में ये पता लगता है कि जो हमारे स्टैंडर्ड्स हैं वो ठीक हैं या नहीं है, उनकी हमें जजमेंट करनी होती है। ऐसा तो नहीं है कि जो हमारे स्टैंडर्ड्स हैं वही बहुत कम हो, जिन्हें कोई बिना मेहनत के बड़े आसानी से प्राप्त किया जा रहा हो जबकि उनसे ज़्यादा प्राप्त कर सकते हैं। या स्टैंडर्ड ऐसे तो नहीं है बहुत ऊंचे जिनको पूरी कोशिश करने के बावजूद भी हम प्राप्त नहीं कर पाते हों, तो उनकी जज की जाती है कि हमारा स्टैंडर्ड एक्यूरेट है या नहीं है, उनकी एक्यूरेसी की जजमेंट किया जाता है। नेक्स्ट है ये हमारा एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज। हम अपने प्लान्स के अनुसार कार्य तभी कर पाते हैं, हम स्टैंडर्ड्स को तभी अचीव कर पाते हैं जबकि हम अपने जो हमारे पास रिसोर्सेज है उनके एफिशिएंटली उनका यूज़ करें। अगर उनमें हम वेस्टेज करते हैं, मशीन में ज़्यादा टूट फूट होती है, मटेरियल हमारा ज़्यादा बेकार पड़ा रहता है और जो आदमी लोग हैं जो काम करने वाले वो खाली बैठे रहते हैं, तो इससे कभी भी हम अपने ऑर्गेनाइजेशन जो गोल्स हैं उनको प्राप्त नहीं कर पाएंगे। तो इन पर चेक, इन पर पाबंदी किस तरीके से लग सकती है, ये कंट्रोलिंग के द्वारा ही लगती है। कंट्रोलिंग में ये इंश्योर किया जाता है कि हम हर चीज़ का एफिशिएंट यूज़ करें, जो भी चीज़ हमारे पास में मनी है, मटेरियल है, मशीन है, सभी का ठीक तरीके से उनका उपयोग करें। नेक्स्ट आती है इम्प्रूविंग मोटिवेशन। अब कंट्रोलिंग से क्या है, मोटिवेशन मिलता है। कैसे इम्प्रूव करते हैं मोटिवेशन को, अगर किसी ने अपने प्लान्स के अनुसार कार्य किया है तो उसको शाबाशी दी जाती है, और अगर किसी ने प्लान्स के अनुसार कार्य नहीं किया, कम किया, तो वहाँ पर उसको सुधार किया जाता है। तो इससे हमारे क्या कंट्रोलिंग में मोटिवेशन भी करते हैं, उसको भी इम्प्रूव करते हैं। और हमें कंट्रोलिंग के द्वारा ही पता लगता है कौन आदमी ठीक काम किया, किसने ठीक नहीं किया, किसने जो अपने स्टैंडर्ड्स वो अचीव किए, किसने स्टैंडर्ड अचीव नहीं किए। तो इसके लिए कुछ उनको मोटिवेशन रखा जा सकता है जो कि कंट्रोलिंग के ऊपर डिपेंड करता है। कोऑर्डिनेशन इन एक्शन। अब यहाँ पर अलग अलग लोग हैं, अलग अलग कार्य करते हैं, लेकिन वो एक दूसरे से जुड़े होते हैं। उनमें अगर आपस में कोऑर्डिनेशन रहता है तो हम जो अपने जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके जो गोल्स हैं उनको अचीव कर पाते हैं। अगर आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं होता है तो हम उनको अचीव नहीं कर पाते। कंट्रोलिंग के द्वारा हम कोऑर्डिनेशन करते हैं। कोऑर्डिनेशन कैसे करते हैं, मान लीजिए जैसे कि एक सेल्स मैनेजर है, उसे पता है कि उसके पास ऑर्डर आ रहे हैं, अगर हमें इतने माल बेचना है। अब ऑर्डर आ गए तो वो कब पूरा कर पाएगा, जबकि वो प्रोडक्शन उस चीज़ों को हो जाएगा, तो वहाँ पर वो प्रोडक्शन वालों से डिमांड करता है। कंट्रोलिंग में ये ध्यान रखा जाता है कि क्या जितने उन्होंने डिमांड किया उस तरीके से हम यहाँ प्रोडक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर दोनों डिपार्टमेंट जैसे प्रोडक्शन और मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, दोनों के बीच में आप कोऑर्डिनेशन करने का ये कंट्रोलिंग का रहता है। तो ये हमारे क्या हो जाते हैं, ये इंपॉर्टेंस हो जाती है हमारी कंट्रोलिंग की। कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जिसके केवल बेनिफिट हो। हर चीज़ में जहाँ पर एक उसकी इंपॉर्टेंस होती है, उसके बेनिफिट्स होते हैं, तो वहाँ पर उसकी कुछ लिमिटेशंस भी होती हैं। ऐसा नहीं है कि उसके द्वारा फिर पूरे कोई समस्या ही नहीं आएगी, लेकिन कुछ समस्याएं फिर भी हमारी रह जाती हैं। अब समस्या कंट्रोलिंग में भी हमारी कुछ समस्याएं आती हैं। वो समस्याएं क्या है, लिमिटेशंस कह सकते हैं इनको, हम डीमेरिट्स भी कह सकते हैं इनको, जो भी चीज़ आपसे पूछ ली जाए, डिसएडवांटेज भी कह सकते हैं इनको। तो कंट्रोलिंग की लिमिटेशंस हमारी क्या क्या हो सकती हैं। सबसे पहले इसमें ये आती है डिफ़िकल्टी इन सेटिंग क्वालिटेटिव स्टैंडर्ड्स। अब ये तो हम डिसाइड कर सकते हैं कि जो स्टैंडर्ड्स बना सकते हैं कि एक दिन में एक आदमी 1000 यूनिट बनाएगा, वो तो बात ठीक है, यहाँ तक तो सही है। लेकिन अब ये नहीं देख सकते वो कितना, उसका मन कितना लगता है कार्य करने में,
वो कितनी ईमानदारी से वो कार्य करता है, वो यहाँ जॉब से सेटिस्फाइड है या नहीं है। अगर कोई व्यक्ति जॉब से सेटिस्फाइड नहीं है तो वो पता लगेगा कुछ दिन काम किया वो छोड़ के चला गया, हालांकि वो अपने पूरे टारगेट पूरे कर रहा था, जितना उसको स्टैंडर्ड दिया जा रहा था उसके अनुसार जो गोल्स दिया था उसको वो पूरा काम कर रहा था, लेकिन वो उससे वहाँ से सेटिस्फाइड नहीं था, उसका मन वहाँ पर खुश नहीं था। अब इस खुशी के लिए हम कोई कंट्रोलिंग में कोई स्टैंडर्ड नहीं रख सकते, लेकिन इस चीज़ का जॉब सेटिस्फैक्शन का उस हमारे ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर काफ़ी इफेक्ट पड़ता है। अगर वो आदमी छोड़कर चला जाता है तो हमारे इससे रिवर्स इफेक्ट पड़ेगा, हमें दोबारा से उसकी जो स्टाफिंग की जो प्रोसेस है वो दोबारा से हमें फिर चालू करनी पड़ती है। तो दूसरा इसमें नो कंट्रोल ऑन एक्सटर्नल फैक्टर्स। अब कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं उनके ऊपर हम कंट्रोल कर ही नहीं सकते, जैसे कि हमने सेल्स का टारगेट कर लिया था, अगर हमारे 1 लाख यूनिट्स इस साल में हम बेचेंगे, लेकिन हमने देखा कि हमारे बहुत सारे और नए कंपटीटर आ गए जो कि पहले कंपटीटर नहीं थे। अब कई कंपटीटर आ गए तो कंपटीटर के ऊपर तो हम कंट्रोल कर नहीं सकते, नहीं कंट्रोलर ये कंपटीटर हमारे उसमें बिजनेस में ना आए, हमारे मार्केट में ना आए, तो ऐसा तो हम कर नहीं सकते, उनके ऊपर हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता। और वो जब हमारा शेयर में से जितना हम सेल करने वाले थे कुछ कस्टमर्स उनके पास भी ऐसे में चले जाते हैं, तो उनके ऊपर हमारा बहुत सारा कोई कंट्रोल नहीं होता। उसी तरह से कोई मान लीजिए गवर्नमेंट ने कोई ऐसी पॉलिसी ला दी जिसके कारण कि हम अब उतना काम नहीं कर पा रहे हैं, तो इस तरीके से जैसे कि हम पहले 3 शिफ्टों में हम काम करते थे राउंड द क्लॉक पूरे, अब लेकिन गवर्नमेंट की मान लो ऐसी पॉलिसी आ जाती है कि रात में कोई काम नहीं करेगा, तो उससे क्या है कि हमारा प्रोडक्शन कम हो जाएगा। तो अब इसमें जो एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं उनके ऊपर हम बहुत ज़्यादा जो कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा रेजिस्टेंस फ्रॉम एम्प्लॉयज़। अब जब किसी के ऊपर कंट्रोल करते हैं, किसी के ऊपर ज़्यादा निगरानी रखते हैं, आदमी एक स्वतंत्र मन से अपने मन से कोई आदमी ज़्यादा खुशी से जब कोई आदमी कार्य करता है तो कहीं ज़्यादा कार्य कर देता है, लेकिन जब उसके ऊपर हमेशा निगरानी रखी जाती है तो वो भी उस चीज़ को वो पसंद नहीं करता और इस चीज़ का वो विरोध करता है फिर कि केवल वहीं पर वो चाहता है केवल वहीं पर कंट्रोलिंग की जाए जहाँ पर कोई गड़बड़ी हो रही हो। जब आदमी अपने आप ही ठीक से कार्य करता है और उसके ऊपर फिर भी हम कंट्रोलिंग करें, उसके ऊपर ज़्यादा निगरानी रखें, तो वो फिर अपने मन से पूरे मन से कार्य नहीं करता और फिर बस वो अगर उसकी क्षमता ज़्यादा भी है, मान लीजिए जितना स्टैंडर्ड रखे वो उस स्टैंडर्ड से कहीं ज़्यादा कार्य कर सकता है, तो फिर वो ज़्यादा कार्य नहीं करता, वो केवल उतना ही कार्य करता है कि जितना उससे कार्य बताया जाता हो। नेक्स्ट है कॉस्टली अफेयर्स। अब इस कंट्रोलिंग करने में हमारा एक बहुत ज़्यादा एनर्जी चली जाती है, बहुत ज़्यादा इसमें खर्चा भी हो जाता है, क्योंकि हमें इसके लिए उनके ऊपर कंट्रोलिंग करने के लिए सुपरवाइजर रखने होते हैं, ज़्यादा लोगों के ऊपर ज़्यादा सुपरवाइजर रखने पड़ेंगे, फिर अब उससे हमारा उनका भी खर्चा हमारा बढ़ता है, जबकि वो कार्य कुछ नहीं करते। ज़्यादा जो कार्य है वो एम्प्लॉयज़ करते हैं, अगर उनको हम वैसे मोटिवेट करते रहें तो ज़्यादा कंट्रोलिंग से का जो खर्चा है वो फिर हमारा बच सकता है, लेकिन यहाँ पर कंट्रोलिंग प्रोसेस में हमारा काफ़ी ज़्यादा खर्च हो जाता है। तो ये हमारी थी लिमिटेशंस। अब एक टॉपिक और आता है हमारे कंट्रोलिंग में, प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग, यानी प्लानिंग में और कंट्रोलिंग में क्या रिलेशन क्या है। तो प्लानिंग और कंट्रोलिंग के जो रिलेशन है उनको हम 2 तरह से यहाँ डिफाइन करेंगे। एक तो इंटरडिपेंडेंस, यानी प्लानिंग कंट्रोलिंग के ऊपर डिपेंड है और कंट्रोलिंग प्लानिंग के ऊपर डिपेंड है। दूसरा डिफरेंसेस, यानी प्लानिंग में और कंट्रोलिंग में डिफरेंसेस भी है, दोनों अलग अलग है। तो पहले हम देखते हैं प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग इंटरडिपेंडेंस इनकी किस तरीके से है। तो इनमें पहला पॉइंट आता है प्लानिंग इज मीनिंगलेस विदाउट कंट्रोलिंग, यानी प्लानिंग कंट्रोलिंग के बिना मीनिंगलेस है, उसका कोई मीनिंग नहीं होता। मान लीजिए हमने प्लानिंग तो बना दी, हर आदमी इस तरह से प्रोडक्शन करेगा, इतना इतना काम करेगा, लेकिन अगर वो उतना काम नहीं करता है और हम उसे टोकते नहीं है, मतलब उनके ऊपर हम कोई कंट्रोल नहीं करते कि वो उतना कार्य करे या ना करे, कितना भी कार्य करो, मन मर्जी से कार्य करें, मन मर्जी से कार्य ना करें, तो ऐसे में फिर प्लानिंग हमारी फेल हो जाती है। प्लानिंग को सक्सेसफुल बनाने के लिए उनके ऊपर कंट्रोलिंग जरूरी होती है कि हमें यह देखना जरूरी है कि जो हमने प्लानिंग की थी क्या उस तरीके से कार्य हुआ या नहीं हुआ। अगर नहीं हुआ तो उसके कारणों का पता लगाया जाता है कि कोई कार्य जो बताया गया था, जो प्लानिंग बनाई थी, उसके अनुसार क्यों नहीं हुआ। तो ये केवल कंट्रोलिंग से संभव है। कंट्रोलिंग है तभी उस प्लानिंग का कोई फायदा है। अगर हम कंट्रोलिंग नहीं करते हैं, प्लानिंग बना करके छोड़ देते हैं कि ये प्लानिंग अब कोई कार्य करे ना करे, तो फिर वो प्लानिंग हमारी फेल हो जाती है। अब दूसरा है कंट्रोलिंग इज ब्लाइंड विदाउट प्लानिंग। अब कंट्रोलिंग क्या है? अंधा है प्लानिंग के बिना। अब मान लो प्लानिंग तो बनाई नहीं और किसी को कंट्रोलिंग करने के लिए दे दिया जाए, अब कंट्रोल, अब बताइए वो क्या कंट्रोल करे। अब वो ये तो कह नहीं सकता जी आपने कम काम किया, वो कहेगा नहीं इतना ही काम मेरे इतना ही काम होगा। लेकिन अगर पहले से प्लानिंग होती, स्टैंडर्ड्स होते पहले से निश्चित आपको इतना काम करना, तो हम उसे फिर टोक सकते थे कि आपने ये प्लानिंग के अनुसार आपने कार्य नहीं किया, आप इसमें सुधार करिए। लेकिन अगर प्लानिंग ही नहीं है तो फिर हम कंट्रोलिंग करेंगे कैसे?
कैसे उनको बताएंगे कि आपने प्लानिंग के अनुसार काम नहीं किया, आपने कम काम किया या ज़्यादा काम किया। वो कहेगा मैंने अच्छा काम किया, मैंने ज़्यादा काम किया, हम कहेंगे नहीं कम काम किया। अब उस चीज़ का कम का या ज़्यादा को हम किसी तरह से डिसाइड नहीं कर सकते। उसको डिसाइड करने के लिए स्टैंडर्ड्स होने जरूरी हैं, जो कि हम प्लानिंग में केवल उनको डिसाइड करते हैं कि क्या स्टैंडर्ड होंगे, कितना काम कम से कम किया जाना जरूरी है। तो इस तरीके से प्लानिंग और कंट्रोलिंग एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट हैं। ये प्लानिंग है, कंट्रोलिंग है, तभी हमारी प्लानिंग सक्सेसफुल हो सकती है। और कंट्रोलिंग हम तभी कर पाते हैं जबकि वहाँ पर पहले से कोई प्लानिंग हो, पहले से कोई स्टैंडर्ड्स हो। अब दूसरा पॉइंट आता है डिफरेंसेस का, यानी प्लानिंग और कंट्रोलिंग दोनों अलग अलग हैं। प्लानिंग क्या है? प्लानिंग इज लुकिंग अहेड वेयर एज कंट्रोलिंग इज लुकिंग बैक। प्लानिंग क्या, हम भविष्य के प्लानिंग हमने क्या की थी, भविष्य में हमें क्या करना है, कब करना है, किसके द्वारा किया जाना है, क्या किया जाना है, ये सारी हम प्लानिंग में डिसाइड करते हैं। यानी जो स्टैंडर्ड्स बनाते हैं कि फ्यूचर में हम इतना काम कर लेंगे, ये हमारी क्या हो जाती है, प्लानिंग हो जाती है। जबकि कंट्रोलिंग का क्या है, इस पोस्टमार्टम करना है, यानी जब काम हो जाता है तब उसके बाद फिर हम देखते हैं कि वो प्लानिंग के अनुसार हुआ या नहीं हुआ। और नहीं हुआ है तो बहुत अच्छी बात है, आगे काम करेंगे। अगर नहीं हुआ तो फिर हम उसके जो डेविएशन आए, जो अंतर आए, क्यों नहीं हुआ, उसके कारणों की खोज की जाती है। जब हमें उसके कारण पता लग जाते हैं कि क्यों नहीं हुआ है ये कार्य, तो फिर उसमें हम कुछ करेक्टिव एक्शन लेते हैं, उसको सुधारात्मक कोई कार्रवाई करते हैं। तो ये क्या है कि प्लानिंग इज लुकिंग अहेड वेयर एज द कंट्रोलिंग इज लुकिंग बैक। अच्छा, इसमें कभी कभी लोग इसको अपोजिट भी कह देते हैं कि अपोजिट भी इसको कहा भी जा सकता है। कैसे कि प्लानिंग इज लुकिंग बैक एंड कंट्रोलिंग लुकिंग अहेड। अहेड इसमें क्या मतलब है प्लानिंग का, कि जब हम प्लानिंग करते हैं तो उसके पहले पीछे देखते हैं कि पीछे जो हमने कार्य किया था, जो स्टैंड प्लानिंग बनाई थी, वो कितनी अचीव हुई, उसमें क्या और सुधार किया जा सकता है, और अब हम आगे बढ़ सकते हैं या पीछे कम करना पड़ेगा उस काम को। कि ये हमें प्लानिंग तभी बनाते हैं हम आगे की, जबकि हमें पीछे का कुछ डाटाज हमारे पास हो, पिछले कुछ हमारे कार्य, हमारा अनुभव हमारा कुछ पीछे का हमारे पास में हो। तो जब पीछे के अनुभव को देखते हुए कि पीछे इतना कार्य हुआ था, जैसे रिजल्ट का ये मान लीजिए पहले हमारा 70% रिजल्ट आया था, तो अब आगे हम प्लानिंग उसके आधार पर करेंगे कि 70% पे तो हम अब खड़े हैं, तो अब हम आगे कितना 75 करें, 80 करें। तो प्लानिंग हमारा जो पीछे का जो कार्य है प्लानिंग में वो मदद करता है। तो प्लानिंग हमारा पीछे देखना भी है। और कंट्रोलिंग इज लुकिंग बैक की बजाय अब क्या अहेड, वो कैसे हो सकता है? तो इसमें ज़्यादा वैसे कन्फ्यूज नहीं होना, हमें ये कैपेसिटी होनी चाहिए हमारी कि हम किसी बात को दोनों तरह से उसको डिफाइन कर सकें, एक्सप्लेन दोनों तरीके से हम उसे कर सकें। तो कंट्रोलिंग आगे देखना कैसा है कि हम उसके स्टैंडर्ड्स निश्चित करते हैं कि भविष्य में हमारे इतने स्टैंडर्ड्स होंगे, और वो स्टैंडर्ड्स हमारे प्राप्त हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, ये देखने, ये क्या कंट्रोलिंग का काम है। तो इस तरीके से कंट्रोलिंग फ्यूचर में भी देखता है, आगे भी देखता है कि हमारे जो पिछले स्टैंडर्ड्स ऐसे थे, अब हमारे स्टैंडर्ड कैसे हों, पहले कितना काम किया गया था, अब कितना काम किया जा रहा है। तो ये कंट्रोलिंग क्या है, फ्यूचर में देखना भी है। और दूसरा हमारा आता है कि जो डिफरेंसेज में प्लानिंग इज द फर्स्ट फंक्शन एंड कंट्रोलिंग द लास्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। प्लानिंग क्या है, जैसे हम जानते हैं मैनेजमेंट के 5 कार्य हैं हमारे। सबसे पहले क्या, हम तो प्लानिंग करते हैं, फिर उसके ऑर्गेनाइजिंग करते हैं, उसके बाद स्टाफिंग करते हैं, स्टाफिंग कर डायरेक्टिंग करते हैं, तब हम कंट्रोलिंग करते हैं। तो इस तरह से क्या है, प्लानिंग हमारा पहला कार्य है और कंट्रोलिंग हमारा इसका लास्ट का कार्य है। फिर यही सर्कल आगे चल जाता है, फिर आगे चल के प्लानिंग के बेस पर, फिर कंट्रोलिंग के बेस पर फिर प्लानिंग करते हैं, फिर ऑर्गेनाइजिंग है, फिर अपना स्टाफिंग है, डायरेक्टिंग है, फिर कंट्रोलिंग। तो इस तरीके से हमारे ये एक सर्कल में ये कार्य हमारे चलते रहते हैं। तो इस तरीके से हमने प्लानिंग और कंट्रोलिंग में डिफरेंस जो इनका रिलेशन देखा, जिसमें हमारा एक इंटरडिपेंडेंस और दूसरा हमारे डिफरेंसेज के रूप में देखा। अब हमारी जो एक इंपॉर्टेंट बात है वो है कंट्रोलिंग प्रोसेस। अब कंट्रोलिंग प्रोसेस को हम किस तरीके से करते हैं, ये हमारी कंट्रोलिंग प्रोसेस को इस एक ग्राफिक के द्वारा हमने समझाया है। तो देखिए किस तरीके से हम करते हैं। सबसे पहले जो फर्स्ट हमारा कार्य है वो क्या है, सेटिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स, यानी प्लानिंग करना। कंट्रोलिंग में ये आगे सेटिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स क्या है, प्लानिंग हो जाती है कि हम स्टैंडर्ड्स सेट करते हैं कि हमें पर डे कितना कार्य करना है, या एक महीने में हमें कितना कार्य करना है, या वीकली हमारा कितना कार्य हो जाना चाहिए, वो स्टैंडर्ड्स वहाँ पर निश्चित कर दिए गए। इसके बाद मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस। अब जब हमने मान लीजिए एक सप्ताह का कोई हमने स्टैंडर्ड निश्चित किया था कि हमें इतना कार्य हो जाना चाहिए हमारा, अब उसके एक सप्ताह बाद हम उसका मेजरमेंट करते हैं कि एक्चुअल हमारी परफॉर्मेंस कितनी है। तो ये जब दोनों का मेजरमेंट कर लेते हैं, और एक हमारे पहले सेटिंग स्टैंडर्ड्स हैं, फिर हम तीसरा नंबर आता है कंपैरिजन ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस विद स्टैंडर्ड्स। स्टैंडर्ड्स की जो स्टैंडर्ड्स हैं, इनकी एक्चुअल परफॉर्मेंस से हम कंपैरिजन करते हैं
कंपैरिजन करने के बाद में फिर हम एनालिसिस ऑफ डेविएशंस, अगर कुछ वहाँ पे डिफरेंस है तो उनका एनालाइज करते हैं। डिफरेंस का एनालाइज करने के बाद हम टेकिंग करेक्टिव एक्शन, वहाँ पर हम करेक्टिव एक्शन लेते हैं, उसको सुधार करते हैं। अब एनालाइज ऑफ डेविएशन का एनालाइज हम कैसे करते हैं, ये हमारे यहाँ पर समझने की बात है। सबसे पहले हम देखते हैं इज स्टैंडर्ड्स बीइंग अटेन्ड, क्या जो हमने स्टैंडर्ड निर्धारित किए थे वो स्टैंडर्ड हमने प्राप्त किए, इस चीज़ को पहले हम सबसे पहले देखते हैं। इफ़ यस, यदि प्राप्त किए हैं तो डू नथिंग, फिर हमें कुछ नहीं करना। कुछ नहीं करने का मतलब फिर अगले बार फिर जैसे हमारे कर रहे थे फिर वैसे कार्य, यानी ना तो हमें परफॉर्मेंस में स्टैंडर्ड्स को कुछ चेंज करना है और ना ही एक्चुअल जो परफॉर्मेंस जैसे हमने ली थी, जिस तरीके से प्राप्त की थी ना, उसमें कुछ हम बदलाव लाना है, यानी कोई करेक्टिव एक्शन नहीं लेना। जब स्टैंडर्ड प्राप्त हो जाते हैं तो उसी तरीके से फिर कार्य को हम आगे करेंगे। इफ़ नो, अगर हमने स्टैंडर्ड से जो अटेन नहीं किए तो फिर हम क्या देखते हैं, इज डेविएशन एक्सेप्टेबल। अब ऐसा संभव नहीं है कि जितना हमने डिसाइड किया था स्टैंडर्ड्स बिल्कुल एग्जैक्ट उतना ही हो, उसमें कुछ डेविएशन हो सकते हैं, थोड़ा बहुत कम या ज़्यादा भी हो सकता है। अब कितने को हम डेविएशन को एक्सेप्ट कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए 2000 यूनिट्स का हमने प्रोडक्शन का एक वो टारगेट किया था, अब हमने कर लिए 1990 यानी 10 यूनिट्स कम प्रोडक्शन हुआ है, तो अब इसको इग्नोर किया जा सकता है, कितना थोड़ा बहुत तो डेविएशन हमारा चलता है। यदि ये डेविएशन एक्सेप्टेबल है, यस है, तो फिर भी हम क्या करेंगे, डू नथिंग, नहीं करना, कुछ नहीं करना। जैसा हमारा पहले जो कार्य चल रहा था वैसे ही उसी तरीके से हमारा कार्य चलता रहेगा। अब यदि ये डेविएशन एक्सेप्टेबल, नो ये एक्सेप्टेबल नहीं है, डेविएशन ज़्यादा आए हैं तो फिर हम क्या चीज़ चेक करेंगे, इज स्टैंडर्ड्स एक्सेप्टेबल। जो हमने ये स्टैंडर्ड्स एक्सेप्ट किए थे, जो स्टैंडर्ड्स हमने सेट किए थे, क्या ये स्टैंडर्ड हमारे एक्सेप्टेबल हैं। ऐसा तो नहीं है कि स्टैंडर्ड हमने बहुत ज़्यादा हाई या बहुत ज़्यादा लो कर ली हो जिसकी वजह से डेविएशन आए हों। अगर यस स्टैंडर्ड इज एक्सेप्टेबल तो इसका पहले हम नो का देख लेते हैं। इफ स्टैंडर्ड एक्सेप्टेबल, नो, यानी इज स्टैंडर्ड एक्सेप्टेबल, नो, ये स्टैंडर्ड एक्सेप्टेबल नहीं है, स्टैंडर्ड ठीक नहीं है। ठीक नहीं है तो हम क्या, रिवाइजिंग द स्टैंडर्ड्स को ठीक करेंगे। अगर बहुत ज़्यादा लो हैं हमारे स्टैंडर्ड तो उनको थोड़ा अप करेंगे, और बहुत ज़्यादा हाई स्टैंडर्ड ले रखे तो उनको थोड़ा सा कम करते हैं। अब इफ़ यस, लेकिन स्टैंडर्ड तो ठीक है, अगर ये हमारा जो स्टैंडर्ड हमने सेट किए तो स्टैंडर्ड तो ठीक है, हम इसमें फिर क्या करेंगे, हम आइडेंटिफाई कॉज ऑफ डेविएशन। फिर जो अंतर डिफरेंस आया, डेविएशंस हैं, जो डिफरेंसेस हैं, उसका रीज़न क्या है, वो किस वजह से आए हैं डेविएशंस, इस चीज़ को हम यहाँ पर अपने ध्यान में लाएंगे। इस चीज़ पर हम कोशिश करेंगे, फाइंड आउट करेंगे उनके कॉजेज़। जब कॉजेज़ का हमें पता लग जाएगा तो करेक्टिव परफॉर्मेंस, हम अपनी जो परफॉर्मेंस है उसको करेक्ट करेंगे, उसमें जो सुधारात्मक करेक्टिव एक्शन हम वहाँ पर लेंगे, कुछ उसमें ठीक करेंगे अपने परफॉर्मेंस को, और यहाँ पर उसके बाद परफॉर्मेंस ठीक करने के बाद में फिर मेज़र करेंगे अगली बार में, फिर उनका मेजरमेंट दोबारा से करेंगे, फिर उनका कंपैरिजन करना, फिर एनालाइज करना है, फिर उसके बाद फिर टेकिंग करेक्टिव एक्शन लेना है। तो ये हमारी क्या है, कंट्रोलिंग प्रोसेस है, ये हमारी कंटिन्यू चलती रहती है, ये कभी हमारी बंद नहीं होती। हम एक बार परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड सेट करते हैं, उनका एक्चुअल परफॉर्मेंस से मेज़र करते हैं एक्चुअल परफॉर्मेंस को, उनका कंपैरिजन करते हैं, उनका फिर डेविएशन निकालते हैं, फिर डेविएशन अगर हमारे कुछ गड़बड़ है यहाँ पर उनका एनालाइज करते हैं, एनालाइज करने के बाद में अगर हमें कुछ कमी पता लगती है तो उसको हम सुधारात्मक कार्रवाई वहाँ पर करते हैं जहाँ पर भी हमारा सुधार करनी होगी। तो इस तरीके से आज ये हमारा कंट्रोलिंग का जो चैप्टर है वो हमारा कंप्लीट होता है। अगले वीडियो में हम टेक्निक ऑफ कंट्रोल करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, नमस्कार।